नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ। और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की। They told me about exactly what happened to them, how the floods came. उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है। We have given them range of support offers. सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग गोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवम्बर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत सरकार ने की योजना बनाई है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreforms@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है।
उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट। जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फार्कश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हैराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हैराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फार्कश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।